गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्या है कि प्लांट फिजियोलॉजी का एक टॉपिक करने वाले हैं। प्लांट फिजियोलॉजी का ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि पादप कार्य की। प्लांट फिजियोलॉजी क्या है? पादप कार्य की है, जिसमें पादपों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन इसमें किसका करेंगे? पादप में होने वाले सभी कार्यों का अध्ययन पादप कार्यकी में किया जाता है। यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी में पादपों में होने वाली कार्यों का अध्ययन किया जाएगा। तो यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी के जनक हैं। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि प्लांट फिजियोलॉजी के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। कॉमन क्वेश्चन है ये, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये कौन है? स्टीफन हेल्स। क्या बताओगे? ये स्टीफन हेल्स हैं। ये हैं, ये प्लांट फिजियोलॉजी के फादर हैं। और इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के फादर हैं जेसी बोस। उनकी भी फोटो है। तो ये इंडियन है। इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के जनक, ठीक है, जेसी बोस, सर जेसी बोस। तो हम अब क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर कौन सा लेसन करने वाले हैं? वाटर रिलेशन यानी कि ट्रांसपोर्ट, पादपों में परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट वाला लेसन है फिजियोलॉजी का, उसका अध्ययन हम यहाँ पर करने वाले हैं। हेडिंग लगाई हुई है और उसमें सबसे पहला देखो, पादपों के लिए जल बहुत इम्पोर्टेंट है। पादपों की अगर बात करें जल संबंध, यानी कि पादपों का लगभग 90% भाग क्या होता है? जल होता है, और उनके लिए जल की बहुत आवश्यकता होती है। पादप मेनली अगर हम बड़े पादपों की बात करें तो वो रूट द्वारा क्या करते हैं? जल को ग्रहण करते हैं और इसको पत्तियों द्वारा इस पानी को क्या किया जाता है? वाष्पोत्सर्जित किया जाता है। ठीक है। तो और इनका प्रत्येक कोशिका, सभी देखो जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी वो किस में होंगी? पानी में होंगी, जल में होंगी। कोशिकीय अभिक्रिया, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कहाँ पर होती हैं? उनके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम क्या है? जल है। ठीक है। तो इसमें इसको समझने के लिए, इस जल संबंध को समझने के लिए हम कुछ टर्म हमें की ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? विसरण की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? विसरण। विसरण यानी कि डिफ्यूजन। विसरण यानी कि डिफ्यूजन। विसरण किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है कि विसरण किसे कहते हैं। यानी कि परमाणु, कोई भी परमाणु, किसी पदार्थ का परमाणु, किसी पदार्थ का अणु, कण, है ना, परमाणु, अणु, कण या आयन अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। ठीक है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करता है? गमन करता है, निम्न सांद्रता की ओर। इसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। इस तरफ मान लो इनकी क्या है? उच्च सांद्रता है। यहाँ पर क्या है? उच्च सांद्रता है। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने की इसकी क्या है? प्रवृत्ति है। वही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। वही क्या कहलाता है? विसरण कहलाएगा यहाँ पर। विसरण क्या है? एक धीमी प्रक्रिया है। विसरण क्या है भाई? एक धीमी प्रक्रिया है, और इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती। एक सामान्य अगर विसरण की बात करें तो ऊर्जा खर्च इसमें नहीं होती। यह क्या है? एक निष्क्रिय
क्या है ये, एक निष्क्रिय अभिक्रिया है, क्रिया है यानी कि पैसिव, क्योंकि इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती। और अगर और हम बात करें विसरण की, तो इसमें किसी जीवित कोशिका की जरूरत नहीं होती, यानी कि जीवित कोशिका या जीवित लिविंग सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, यानी कि यह मृत भागों में भी, या अपने कहें कि एक प्रकार की भौतिक क्रिया है, ये बायोलॉजिकल नहीं है, तो जीवन की ज़रूरत इसके लिए नहीं होती। अब पादपों में किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, अगर हम बात करें, अगर हम नॉर्मली बात करें कि नॉर्मली विसरण होता कहाँ है, कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि हमने कोई रूम है, रूम के अंदर अपनों ने क्या किया, सेंट की बोतल को खोल दिया, ठीक है। रूम के अंदर क्या किया, ये रूम है, इसके अंदर अपनों ने क्या है, सेंट की बोतल को खोल दिया, तो इसके अंदर उपस्थित जो कण है उनकी सांद्रता इसमें ज़्यादा है। जैसे ही खोलेंगे तो ये कण क्या आ जाएंगे, बाहर की तरफ आएंगे। तो इन कणों का बाहर की तरफ आना है ना, क्योंकि यहाँ पर इसकी सांद्रता ज़्यादा है, बाहर कम है, तो ये कण क्या है, धीरे धीरे सेंट की बोतल के कण क्या होते हैं, धीरे धीरे फैल जाते हैं। जैसे एक अपने इस तरीके से देखो, ये कण है, क्या है, ये बाहर की तरफ फैल जाते हैं। तो यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर फैलेंगे। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अपने की पेट्रोल की बोतल खोल दें, पेट्रोल की बोतल खोल दें, या अपने क्या है कि बीकर के अंदर क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट जल के अंदर क्या करेगा, इसके कण क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, ठीक है। या पेट्रोल हो गया, सेंट हो गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दैनिक जीवन के अंदर। पोटेशियम परमैंगनेट है, तो ये पदार्थ क्या है, यानी कि चीनी है, मान लो अपनों ने विलयन बना रहे हैं चीनी का, चीनी डाल दी, तो ये चीनी क्या करेगी, धीरे धीरे इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगी, जल के अंदर यानी कि विलायक के अंदर घुल जाएगी। इस प्रकार से अधिक सांद्रता से, यहाँ पे इसकी सांद्रता क्या है, ज़्यादा है, ये ज़्यादा से कम की ओर क्या करेगी, गमन करेगी। अगरबत्ती का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि रूम में अगरबत्ती जलाते हैं तो वो धीरे धीरे उसके कण क्या हो जाते हैं, पूरे रूम के अंदर फैल जाते हैं, ठीक है। अब पादपों में किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है विसरण की अगर बात करें तो पादपों में, ये तो अपने सामान्य थे, दैनिक जीवन में थे, तो पादपों में गैसों के जैसे ऑक्सीजन है, CO2 है, इसका स्थानांतरण किसके द्वारा होगा भाई, विसरण द्वारा होगा। वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, वो भी किसके द्वारा होती है, विसरण के द्वारा होती है। हार्मोन्स हैं, जैसे हार्मोनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये भी किसके द्वारा होगा, विसरण द्वारा होता है ये। तो ये जो कुछ क्रियाएं, इसके अलावा देखो जड़ें, रूट जो हैं जल का अवशोषण करती हैं, रूट हेयर द्वारा क्या किया जाता है, सॉइल में से जल का अवशोषण जो होता है वो भी किसके द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है, ठीक है। तो ये पादपों के अंदर है। इसके बाद में अपने बात करेंगे कि प्रत्येक एक कण का, एक पदार्थ का विसरण दूसरे पदार्थ के विसरण को प्रभावित नहीं करता। मान लो अपनों ने क्या है, एक विलायक लिया, विलायक का मतलब ये है कि जैसे देखो कोई विलयन बनाते हैं, उसमें एक चीज़ होती है विलायक, दूसरा क्या है जो उसमें बाहर से डाला जाता है वो क्या कहलाता है, विलेय, और इन दोनों से क्या बनता है, विलयन, ठीक है। और पादपों में ध्यान रखना, पादपों में विलायक हमेशा क्या होगा, पादपों में विलायक हमेशा एक ही विलायक होगा, पादपों में जल होगा, ठीक है। और पादपों में विलेय क्या होगा, पोषक तत्व होंगे,
जो पोषक पदार्थ हैं वो होंगे, या फिर क्या हो सकता है विलय, और क्या हो सकता है भाई, गैस हो सकती है। गैस और पादपों के अंदर दो ही हैं, एक तो ऑक्सीजन है, दूसरी कौन सी है, CO2 है। ठीक है, अगर पादपों की बात करें, यहाँ पे हम वैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे कोई विलायक है, विलायक में अपनों ने क्या मिलाया, कोई विलय मिलाते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ अपनों ने कोई दूसरा विलय मिलाते हैं, मान लो एक तरफ अपनों ने शुगर मिला दी, दूसरी तरफ अपनों ने क्या मिलाया, NaCl मिला दिया। तो इन यहाँ पे अपनों ने NaCl डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे अपनों ने शुगर डाल दिया, तो ये दोनों क्या समान रूप से फैलेंगे भाई, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि नमक ज़्यादा घुल गया तो अब उसमें चीनी नहीं घुलेगी। ठीक है, ये कण मतलब स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, विसरण करते हैं। हाँ, एक दूसरे की गति को प्रभावित कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वैसे एक दूसरे को की विसरण की क्रिया को प्रभावित नहीं करते। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विसरण का कारण क्या है, विसरण होता क्यों है। ये पदार्थ के जो अणु हैं, मान लो इस पदार्थ के अणु हैं, इनके बीच में क्या पाई जाती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। पदार्थ के अणुओं के बीच में क्या होती है, पदार्थ के अणुओं में क्या है, गतिज ऊर्जा। तो इस गतिज ऊर्जा के कारण क्या होता है, विसरण होता है। पदार्थों में क्या होता है कि समान रूप से फैलने की गतिज ऊर्जा के कारण, अब देखो पदार्थ है, यहाँ पे मान लो उन्होंने सॉल्यूशन लिया, इसमें कोई पदार्थ डाला, ठीक है, जैसे मान लो पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, तो इसके अणुओं में क्या है, गतिज ऊर्जा के कारण, गतिज ऊर्जा के कारण विलायक में समान रूप से फैलने की क्या पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे यही कारण होता है। ठीक है, यही क्या होता है, इसका कारण होता है। अब ये कारण है तो ये होता कब तक है, विसरण कब तक चला जाएगा, चलता रहेगा, अगर हम बात करें तो। विसरण की क्रिया होगी कब तक। ठीक है, मान लो उन्होंने एक सॉल्यूशन लिया, एक सॉल्यूशन मान लो इस तरफ लिया, ठीक है, इसके अंदर अपनों ने मान लो क्या किया, किसी पदार्थ के विलय के 1000 मॉलिक्यूल डाल दिए, या मान लो 10,000 डाल दिए, और इसमें क्या किया अपनों ने, नहीं डाला कुछ भी। ठीक है, अब इन दोनों को क्या अपनों ने जोड़ दिया, इन दोनों सॉल्यूशन को क्या है, सामान्य एक स्ट्रो द्वारा, पाइप द्वारा जोड़ दिया। तो अब ये कण क्या होंगे भाई, इस तरफ आना स्टार्ट करेंगे ना, विलय के, ये विलय था, कोई भी विलय है वो अपनों ने डाला इसके अंदर, तो ये विलय के कण क्या करेंगे, A सॉल्यूशन से B सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। ठीक है, और ये तब तक जाएंगे जब तक क्या है कि साम्य की स्थिति स्थापित नहीं हो जाती। यानी कि मान लो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस तरफ भी क्या हो जाएंगे, 500 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, और इस तरफ भी क्या हो जाएंगे, विलय के 500 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर एक स्थिति क्या बन जाती है, साम्य की स्थिति बन जाती है। तो अपने कह सकते हैं कि विसरण कब तक होगा, जब तक क्या ना हो जाए, साम्य की स्थिति बन ना जाए, तब तक क्या होता है, विसरण की क्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद में है विसरण की दर। नेक्स्ट क्या करते हैं अपने, विसरण की दर। दर का मतलब ये है कि विसरण सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो विसरण की क्रिया सबसे ज़्यादा किस में होती है भाई, गैस में, उससे कम किस में होगी, द्रव में, और सबसे कम किस में होता है विसरण, ठोस में होता है। ठीक है, एक रूम के अंदर अपने जैसे गैस का सिलेंडर खोल दें या कोई गैस की बोतल खोल दें, तो यानी कि गैस के अंदर क्या है, विसरण की क्षमता गैस सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा होगा, और द्रवों में क्या है, उससे कम, और ठोसों में विसरण क्या होता है, सबसे कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना बात करेंगे, जब विसरण की बात कर रहे हैं तो हमें विसरण दाब की भी बात करनी पड़ेगी यहाँ पर। नेक्स्ट अपना क्या है, विसरण दाब। नेक्स्ट क्या है, विसरण दाब, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, शॉर्ट में अपने क्या बोल देते हैं इसको, डीपी बोल देते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर है
डिफ्यूजन प्रेशर क्या है? ये अपनों ने क्या लिया? शुद्ध विलायक लिया। शुद्ध विलायक क्या होता है? जल होता है भाई। शुद्ध विलायक क्या है? जल है। इसके अंदर अपनों ने कोई क्या है? विलय मिलाया। इसमें क्या मिलाया? कोई विलय मिलाया। ठीक है। तो इस विलय के कारण देखो ना, विलय के कारण विलायक के अणुओं पर एक दाब लगाया जाता है। एक दाब लगाया जाता है। उस दाब को क्या कहते हैं? विसरण दाब कहते हैं, यानी कि डीपी कहते हैं। अब देखो यहाँ से जब ये कण निकलेंगे ना विलय के, तो ये विलायक के अणुओं के ऊपर क्या डालेंगे भाई? एक प्रेशर डालेंगे, दाब डालेंगे। वही बात है। देखो एक मेरी बात, एक एग्जाम्पल देखते हैं अपने। एक अपनों ने मान लो रूम, कमरा, बंद कमरा ले लिया, उसमें छोटा सा छिद्र छोड़ दिया एक। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मान लो अपनों ने क्या कर दिया? छोटा सा छिद्र इसमें छोड़ दिया। अब इसके अंदर अपनों ने मान लो ऑक्सीजन का एक सिलेंडर खोल दिया इसके अंदर। ठीक है, समझने के लिए कर रहे हैं भैया। यहाँ पर अपनों ने क्या किया? ऑक्सीजन का सिलेंडर। अब अपने को पता है रूम के अंदर, नॉर्मल रूम के अंदर ऑक्सीजन कितनी होगी? 21% है। सिलेंडर के अंदर मात्रा इसकी मान लो 90% है, ज़्यादा है। जब इसको खोल देंगे, वैसे भी दाब के साथ, बहुत प्रेशर के साथ निकलेगी। यहाँ से जो ऑक्सीजन निकलेगी ना, तो यहाँ पे रूम के अंदर उपस्थित जो एक प्रकार से विलायक है, पहले से उपस्थित जो गैसें हैं वो एक प्रकार से क्या है? विलायक हैं। उनके ऊपर क्या डालेगी? एक दबाव डालेगी। इन कणों के ऊपर क्या डालेगी? दबाव। वो कण क्या निकलेंगे? इस छोटे से रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो यही क्या कहलाता है? एक प्रकार से विसरण दाब, यानी कि विलायक पर विलय द्वारा डाला गया दबाव क्या कहलाता है? विसरण दाब कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें ठीक है, विलायक। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्या बात कर रहे थे कि जो विसरण दाब है वो पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। डीपी किस पर निर्भर करती है? अगर हम बात करें तो डीपी सांद्रता, पदार्थ की सांद्रता पर के समानुपाती होती है डीपी। अब जब अपनों ने जितना ज़्यादा सांद्र पदार्थ लेंगे तो विसरण भी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा ना। अपनों ने मान लो इसमें 1 चम्मच डाला है चीनी का, तो विसरण कम होगा। 2 चम्मच डाल दिए, ठीक है, वो ज़्यादा विसरण होगा। तो यानी कि उसकी सांद्रता पर क्या करता है? विसरण दाब क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद हम एक बात और करेंगे कि जो प्योर वाटर है, बिल्कुल प्योर वाटर है, उसका विसरण दाब क्या होता है? सर्वाधिक होता है। प्योर वाटर का विसरण दाब क्या होता है? सर्वाधिक होता है। मान लो अपनों ने 2 विलियन लिए, ये तो बिल्कुल प्योर वाटर लिया, और इसके अंदर क्या है? प्योर नहीं लिया अपनों ने, इसके अंदर एक सॉल्यूशन ले लिया, कोई ये सॉल्यूशन ले लिया, ये प्योर वाटर ले लिया। तो विसरण दाब किसका ज़्यादा होगा? प्योर वाटर का होगा, क्योंकि इसमें जैसे चीनी डाल दी तो ये जल्दी से घुलेंगे ये कण, और इसमें क्या है? उसकी तुलना में थोड़ा सा क्या लगेगा? ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यानी कि प्योर वाटर, यानी कि शुद्ध विलायक में का विसरण क्या होता है? सर्वाधिक होता है। शुद्ध विलायक का सर्वाधिक होता है भाई। ठीक है, तो अगर इसमें सॉल्यूट मिलाएंगे, यानी कि प्योर वाटर था, प्योर वाटर में जैसे ही अपने क्या है? कोई विलय मिला रहे हैं, तो उसके विसरण दाब में क्या आएगी? कमी आएगी। प्योर वाटर में क्या किया अपनों ने? कोई विलय मिलाया, तो उसके विसरण दाब में क्या आएगी? कमी आएगी, डेफिशिएंसी होगी उसमें। शुद्ध वाटर का डीपी क्या है? शुद्ध वाटर की डीपी सर्वाधिक है। जैसे इसमें कोई विलय मिला दिया तो इसकी डीपी में क्या आ जाएगी भाई? कमी आ जाएगी। ठीक है, डीपी में क्या आ जाएगी? इसके कमी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट अपना क्या है? विसरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, विसरण को प्रभावित
प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें सबसे पहला कारक क्या है विसरण को प्रभावित करने वाला? ताप। सबसे पहले क्या है? ताप, यानी कि टेम्परेचर। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा विसरण की दर क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। डिफ्यूजन क्या होगा? डिफ्यूजन समानुपाती होता है ताप के। ताप बढ़ने पर डिफ्यूजन भी क्या होगा? बढ़ेगा। मान लो हम चाय बना रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है भाई? अपनों ने पानी के अंदर चीनी घोल दी, इसको अगर हम ताप देंगे तो ये जल्दी से घुल जाएगी, क्योंकि ताप क्या करता है? डिफ्यूजन की दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। दूसरे नंबर पर दूसरा है दाब। दाब भी विसरण की दर को क्या करता है? प्रेशर। प्रेशर भी क्या करता है? डिफ्यूजन को बढ़ाता है। ये भी क्या है? समानुपाती है। जैसे 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 दाब बढ़ाएंगे डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अपने कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि CO2 को अधिक दाब पर क्या है इसके अंदर अपने डाल सकते हैं, और जैसे ही ढक्कन खोल देंगे CO2 क्या हो जाएगी? बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उसके बाद तीसरा जो है वो है अणुओं का आकार। प्रभावित करने वाला तीसरा जो कारक है वो क्या है? अणुओं का आकार। अगर आकार ज़्यादा होगा, ठीक है, अणुओं का आकार बढ़ने पर क्या होगा? विसरण क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? कम होगा। बड़े आकार के अणुओं का डिफ्यूजन कम होता है, छोटे आकार के अणुओं का डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। ठीक है। तो यानी कि ताप प्रभावित करेगा, दाब प्रभावित करेगा, आकार प्रभावित करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? विलय की घुलनशीलता। चौथे नंबर पर हम बात करें विलय की घुलनशीलता, ये भी प्रभावित करती है घुलनशीलता। अगर विलय ज़्यादा घुलनशील है, अगर विलय क्या है? ज़्यादा घुलनशील है, तो उसका विसरण क्या होगा? ज़्यादा होगा। कुछ पदार्थ होते हैं जो ज़्यादा घुलनशील होते हैं, कुछ क्या होते हैं? कम है। जैसे गैसें हैं वो कम घुलनशील हैं, और जैसे NaCl वगैरह ऐसे पदार्थ हैं वो ज़्यादा घुलनशील हैं। तो यानी कि घुलनशीलता भी क्या करती है? विसरण को प्रभावित करती है। तो ताप, दाब, आकार, विलय की घुलनशीलता, ये सब चीज़ें क्या प्रभावित करती हैं। इसके अलावा प्रभावित करती है के लिए क्या है कि ग्राहम का नियम है। ठीक है। क्या है? ग्राहम का नियम नंबर 5 है। ग्राहम का नियम भी अपने को ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। ये क्या है? डिफ्यूजन व्युत्क्रमानुपाती किसके है भाई? डेंसिटी के। ठीक है। विलय के घनत्व के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है डिफ्यूजन, यानी कि घनत्व ज़्यादा होने पर, विलय का घनत्व ज़्यादा होने पर क्या हो जाएगा? मान लो ये अपनों ने एक सॉल्यूशन लिया, इसमें विलय पदार्थ का घनत्व पहले से ज़्यादा है, चीनी पहले ही घोल रखी है बहुत ज़्यादा सारी। ठीक है। अब इसमें और अगर चीनी घोलना चाहेंगे तो नहीं घुलेगी, यानी कि घुलेगी लेकिन कम घुलेगी। डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा। अगर प्योर वाटर में चीनी घोल रहे हैं तो आसानी से घुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर अपने चाशनी के अंदर चीनी घोल रहे हैं तो वो क्या है? उस विसरण की दर क्या हो जाएगी? वहाँ पर कम हो जाएगी। ये नियम क्या है? ग्राहम का है। इसके अलावा प्रभावित करने वाला कारक मीडियम में माध्यम, यानी कि माध्यम कैसा है? अगर माध्यम प्योर है ना, मान लो एक साफ पानी है तो अपनों ने प्योर वाटर लिया, और एक तरफ अपनों ने क्या गंदा वाटर ले लिया, साफ पानी, मतलब जिसमें बहुत सारे लवण घुले हुए हैं, तो विसरण की दर किस में ज़्यादा होगी? प्योर वाटर के अंदर, अच्छे मीडियम के अंदर क्या होगी? विसरण की दर ज़्यादा होगी, और इम्प्योर में क्या होगी? विसरण की दर कम होगी इसमें। तो यानी कि माध्यम भी क्या करता है? विसरण को प्रभावित करता है। उसके बाद में है विसरण दाब प्रवणता, ये भी प्रभावित करती है। विसरण दाब प्रवणता इंपॉर्टेंट है। विसरण दाब प्रवणता ये क्या होती है? दो विलयनों की सांद्रताओं के बीच में जो अंतर है ना, उसी को क्या कहते हैं? विसरण दाब प्रवणता कहते हैं उसको। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? प्रवणता कहते हैं। विसरण, मान लो दो विलयन है, ठीक है, एक विलयन ये है, एक विलयन ये है,
ठीक है। इसमें मान लो अपनों ने क्या है, किसी पदार्थ के 10,000 मॉलिक्यूल डाले, ले कितने डाल दिए इसके अंदर, मान लो 10,000। इसके अंदर अपनों ने क्या डाले, मान लो 100 डाले। तो इन दोनों की सांद्रता प्रवणता में क्या है, डिफरेंस है। इन दोनों की सांद्रता में क्या है, डिफरेंस है। अब इनको जोड़ दें, मान लो यहाँ से इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। अगर डिफरेंस ज़्यादा है, सांद्रता प्रवणता ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में अंतर ज़्यादा है। तो अंतर जितना ज़्यादा होगा विसरण उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। अगर मान लो इसमें भी 10, इसमें मान लो 10,000 होते हैं तो फिर विसरण की दर क्या हो जाती, लगभग नगण्य हो जाती, कम हो जाती, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल इधर जाते हैं उतने वापस इस तरफ आ जाते हैं। तो अगर अंतर ज़्यादा है, यहाँ पे अपने 10,000 ले रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 100 ही ले रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, विसरण ज़्यादा होगा। ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं नेक्स्ट कार्य, विसरण के कार्यों की बात करेंगे भाई। पादपों के अंदर कार्य, तो पादपों में कार्य पहला क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान। पहला कार्य क्या होगा भाई, गैसों का आदान प्रदान। ठीक है। पादपों में जैसे पत्तियां हैं, उनमें ये स्टोमेटा है, तो ऑक्सीजन अंदर भी आ सकती है। देखो जिस समय क्या चल रहा है पादपों के अंदर, श्वसन की क्रिया की दर ज़्यादा है, तो उस समय ऑक्सीजन क्या आएगी, पादपों के स्टोमेटा द्वारा अंदर आएगी। ये क्रिया किसके द्वारा हो रही है, विसरण द्वारा हो रही है। श्वसन, अकेला श्वसन चल रहा है, उस टाइम CO2 क्या जाएगी, बाहर जाएगी। ठीक है, CO2 क्या जा रही है, बाहर। लेकिन प्रकाश संश्लेषण अगर की दर ज़्यादा है श्वसन की तुलना में, दिन का समय है, तो उस समय क्या होता है, CO2 अंदर भी आती है। तो यानी कि ऑक्सीजन CO2 का अंदर आना या बाहर जाना दोनों विसरण द्वारा हो रहा है। और ऑक्सीजन का अंदर आना या ऑक्सीजन के समय ऑक्सीजन का बाहर जाना, प्रकाश संश्लेषण की दर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन क्या जाएगी, बाहर जाएगी। तो ये गैसों का आदान प्रदान है, वो विसरण द्वारा हो रहा है। दूसरा काम क्या होता है विसरण द्वारा पादपों में, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा हो रही है, विसरण के द्वारा। पत्तियों में क्या है, H2O है, जल है, तो ये क्या है, विसरण के द्वारा बाहर की तरफ जाएगा। तो पत्तियों का जो वाष्पोत्सर्जन है वो एक दिशा की होता है, गैसों की तरह दोनों दिशाओं में नहीं होता। ठीक है। क्योंकि पत्तियों के पास हमेशा ही क्या रहेगा, बाह्य वातावरण की तुलना में जल की सांद्रता क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, बाहर क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है। तीसरा क्या है, हार्मोन्स। तीसरा काम क्या है, हार्मोनों का स्थानांतरण। ये भी किसके द्वारा होगा, विसरण द्वारा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पादपों विसरण द्वारा क्या करते हैं, हार्मोनों को पहुंचाते हैं। और चौथा है कि खनिज पदार्थों का अवशोषण। खनिज पदार्थों का, खनिज का अवशोषण, तो रूट द्वारा क्या किया जाता है भाई, यहाँ पे सॉइल है, सॉइल के अंदर जल है, जल के साथ घुल करके खनिज पदार्थ क्या किए जाते हैं, अवशोषित किए जाते हैं। तो खनिज पदार्थों का अवशोषण भी किसके द्वारा होता है, विसरण की क्रिया द्वारा होता है। तो ये था भाई डिफ्यूजन पूरी तरह से कंप्लीट है।